गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपका स्वागत है। हमारा राजस्थान क्लास 6 की ये बुक है, जो अपना बैच चल रहा है, क्लास 6ठी क्लास का बैच चल रहा है, क्लास 6 का। और पुस्तक का नाम क्या है? हमारा राजस्थान, जिसके ऑलरेडी मैंने आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं कि बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से अध्याय हैं। हाँ जी, देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चैप्टर पर चलते हैं। हाँ जी, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। जो अपना चैनल है रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, जो RBSE अपना बैच चल रहा है, RBSE क्लास 6 का, अभी क्लास 6 स्टार्ट किया है। फिर कक्षा 6 के बाद 7, 8, 9, 10 हम जो 6 to 10 की बुक्स हैं, इनको हम देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, ये बैच आपको मिलेगा सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे हमने एक बैच और स्टार्ट किया है, राजस्थान जी के रामबाण बैच। राजस्थान जी के MCQ रामबाण बैच। इसमें मैं आपको जो इस पुस्तक में क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, इससे हम कौन कौन से क्वेश्चंस राजस्थान जीके में आ सकते हैं, उनको हम देखेंगे। लगभग एक चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट राजस्थान एक परिचय के वीडियो अपलोड कर दिए, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये बैच आपको मिलेगा दोपहर 2 बजे। एक बैच और अपना राजस्थान जी के MCQ का चल रहा है, जिसमें आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो करवाए जा रहे हैं। वो आपको बैच मिलेगा शाम को 5 बजे, 5 PM पर। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं अपने चैनल पर, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको राजस्थान जीके की बहुत ही अच्छी नॉलेज इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। देखिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीति एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। लीजिए, आपका एक क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन क्या है? अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अब ये क्वेश्चन MCQ बन सकता है आपके लिए कि राजस्थान की प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन 4 बना देगा आपको, अरावली पर्वतमाला और 3 पर्वतमाला कोई और दे देगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में से, वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे आप नोट्स भी बना सकें। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थली है एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? भू संरचना के आधार पर 4 भागों में। पहला थार मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरी पूर्वी मैदान और चौथा
दक्षिण पूर्वी पठार। अब देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए, राजस्थान के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल, ठीक है। राजस्थान के मध्य में क्या है? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार हो गया, ठीक है। और लास्ट क्या है अपना? फोर्थ नंबर पे है अपना पूर्वी मैदान। एक पूर्वी मैदान है और एक दक्षिण पूर्वी पठार है। तो इन दोनों को देखते हैं। पूर्वी मैदान, हाँ जी, देखिए ये हो गया अपना पूर्वी मैदान। मैंने अभी आपको अभी गलत बता दिया है। तो ये कौन सा हो गया अपना? पूर्वी मैदान। और ये कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी पठार। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के। अब पहला भौतिक प्रदेश देखते हैं, जिसका नाम है थार मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। सबसे पहला भौतिक प्रदेश भारत के पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। ये राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। अब देखिए, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ये क्वेश्चन एक और बन गया आपके लिए। कितने प्रतिशत भाग पर? 61% भाग पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। आपको हो सकता है क्वेश्चन कंबाइन करके दे दे कि थार का मरुस्थल राजस्थान में, थार का मरुस्थल कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है और उसका जनसंख्या प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन आपको कंबाइंड देखने के लिए मिल सकता है या फिर अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। जैसे जनसंख्या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थार के मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो कितनी है? 40%, ठीक है। नेक्स्ट, यह है मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। सबसे धनी मरुस्थल है जो कौन सा है? थार का मरुस्थल। राजस्थान में कितने परसेंट भाग है इसका? 61%। और कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40%। और यह धनी मरुस्थल क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। मतलब किसी दूसरे मरुस्थल के कंपेयर में देखें तो राजस्थान में जो ये थार का मरुस्थल है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, सबसे ज़्यादा पशु की संख्या है, पशु घनत्व है, वर्षा है, खनिज विविधता है, अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं मरुस्थल में, वनस्पति है, कृषि है, सिंचाई के साधन है, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण क्या है? विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। किन जिलों में स्थित है ग्रेट इंडियन डेजर्ट? राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर। अब देखिए, थार का मरुस्थल ही पार्ट है, जो थार का मरुस्थल है उसी का पार्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यानी कि एक क्षेत्र को नाम दे दिया है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में जो रेगिस्तान मैदान है उसका नाम क्या दे दिया है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महामरुस्थल, ठीक है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान बदलते हैं। किस क्षेत्र में? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में क्या पाया जाता है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वे रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान, जैसे हवा चलती है रेगिस्तान में या तूफान चलता है तो वो टीले हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। बेसिकली टीले किसके होते हैं? रेत के होते हैं। तो जब हवा चलती है तो रेत हवा के साथ उठती है और दूसरी जगह स्थान ले लेती है और उस जगह क्या बन जाता है? दूसरा रेत का टीला बन जाता है। मतलब एक रेत का टीला एक जगह स्थायी रूप से नहीं है, वो ट्रांसफर होता रहता है। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दोहरा कहते हैं। अब जो ये टीले बनते हैं इनको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसे? दोहरे। क्या कहते हैं? दोहरे, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है आपसे कि दोहरे किसे कहते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप क्या है? सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं?
तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्चभूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब थार के मरुस्थल को भी आगे जाके बांटा गया है, जिसमें गग्गर का मैदान है, गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदानी भाग, गग्गर नदी जहाँ बहती है, जैसे गग्गर नदी बहती है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। तो ये क्या हो गया, गग्गर का मैदानी भाग हो गया। अर्ध मरुस्थलीय भाग, यानी कि जहाँ पे कुछ जगह मरुस्थल है, कुछ जगह मैदानी या पर्वतीय क्षेत्र है। नागौर की उच्चभूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब अंत प्रवाही प्रदेश अंत प्रवाही प्रदेश क्या है? अब जैसे कि नदियाँ बहती हैं अपने, नदियाँ, तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो एक जगह से बहकर और किसी स्थान पर विलुप्त हो जाती हैं, उनको किस में कंसिडर किया गया है? अंत प्रवाही में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अरावली पर्वत में। तो इस चैप्टर में, जो इस कक्षा 6 का चैप्टर है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसमें हम पढ़ रहे हैं थार मरुस्थल। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन गए? 40% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर, 61% राजस्थान के भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक धनी मरुस्थल है ये, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से? क्वेश्चन बनते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपसे पूछ सकता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के किन जिलों पे फैला हुआ है? तो कौन कौन जिले हैं? बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि धोरे किसे कहते हैं? तो धोरे, स्थानीय भाषा में धोरे किसे कहते हैं? बालू का स्तूपों को। और बालू का स्तूप क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। राज्य के लगभग 9% भाग पर क्या है? अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने पास ये बन गया, ठीक है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अब देखिए, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण में गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक। अब देखिए, मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको। मैप में ये अपनी अरावली पर्वतमाला है। पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए। ये अपनी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, जो कहाँ तक है? दिल्ली में रायसीना तक, रायसीना पहाड़ी तक, ठीक है। और खेड़ा ब्रह्मा से स्टार्ट होती है, खेड़ा ब्रह्मा से, ठीक है। कितनी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक इसकी? इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में देखा जाए, अगर राजस्थान में इसकी लंबाई देखी जाए तो कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है अरावली पर्वतमाला की 550 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। जो अरावली पर्वतमाला है ये किन किन स्टेट्स में फैली हुई है? कौन कौन से स्टेट में? तो एक तो अपना राजस्थान है, राजस्थान स्टेट, एक हरियाणा में है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। इन राज्यों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है। तब चैप्टर अरावली पर्वतमाला पे आते हैं। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर। फिर एक बार बता देता हूँ, टोटल लंबाई कितनी है अरावली की? 692 किलोमीटर, ठीक है। और जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है राजस्थान के अंदर, वो कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ा ब्रह्मा सिरोही से, खेड़ा ब्रह्मा सिरोही से, और कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये 692 किलोमीटर लंबाई है। और भारत में कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण में गुजरात से खेड़ा ब्रह्मा और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक, ठीक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। तो दो पार्ट कौन कौन से हो गए भाई? अरावली पर्वतमाला है अपनी, राजस्थान को दो भागों में बांट दी है।
ये राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। अब राजस्थान को 2 भागों में, राजस्थान को 2 हिस्सा कर दिए, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। अब 2 हिस्सों में कर दिया तो एक तो बन गया कौन सा, पश्चिमी भाग, और एक पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को बांटती है, वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। तो राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। जब मैं आपको खनिज से संबंधित चैप्टर पढ़ाऊंगा आरबीएससी बुक्स में, तब मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ये खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। अब देखिए, ये अपना मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, टोटल क्या है, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। और यहाँ पे क्या होगी, अपनी अरावली पर्वतमाला। तो जब यहाँ पे अरावली पर्वतमाला आ जाएगी, ये थार का जो मरुस्थल है, इसका विस्तार आगे नहीं हो पाता, आगे नहीं हो पाता। ठीक है, आगे नहीं हो पाता। तो बेनिफिट क्या है अरावली पर्वतमाला का, सबसे बड़ा कि जो थार का मरुस्थल है उसके विस्तार को इसने रोक के रखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। इस पर्वतमाला में, ये पढ़ा दिया है आपको, इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन नया आपके लिए बन गया कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को। और अरावली पर्वतमाला क्या करती है, अरावली पर्वतमाला देखिए, अरावली पर्वतमाला मानसून को क्या करती है, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। तो देखिए, मानसून यहाँ से आया तो पूर्व और दक्षिण भाग में वर्षा होगी, किसके कारण, अरावली के कारण। क्योंकि अरावली से जो वर्षा के बादल हैं वो टकराते हैं, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई ज़्यादा है, तो वर्षा के बादल टकराते हैं, टकराने के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, 1722 या 1727, दोनों में से जो आपके पास ऑप्शन में आ जाए उसको लगा लीजिए, या तो 1722 मीटर या 1727 मीटर। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर। जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कहाँ पर है ये, सिरोही जिले में, और सिरोही में भी कहाँ, माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं पूर्वी मैदान के बारे में। पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। अब पूर्वी मैदान कैसे बना, ये बना नदियों से। किससे बना, नदी और उनकी बेसिन से। ठीक है, यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। तो पूर्वी मैदान राज्य के कितने प्रतिशत भाग फैला हुआ है, 23%। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंबल नदी के आसपास कोटा से, चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है। तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है कोटा से धौलपुर, कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र, जहाँ चंबल नदी बहती है, चंबल नदी में, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र से चित्तौड़ से प्रवेश करती है चंबल नदी। ठीक है, अब देखिए, जो चंबल नदी बहती है कोटा से धौलपुर, तो यहाँ का क्षेत्र कैसा हो गया है, ऊबड़ खाबड़ हो गया है। किसके कारण, नाली अपरदन के कारण, जिसे चंबल के बीड़ या डांग या उत्खात भूमि, तीनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पुट करता है कि बीड़ क्या है, डांग क्षेत्र कौन सा है, उत्खात कौन सी नदी उत्खात भूमि बनाती है, तो कौन सी नदी है वो, चंबल नदी है। ठीक है, राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है पूरी मैदान में, 40%। और राजस्थान के सबसे उपजाऊ और एवं सर्वाधिक
जनघनत्व वाला पार्ट है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा, राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदान है जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह, 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसको क्या कहते हैं? 56 का मैदान। तो 56 का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के नियर बाई एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी पठार कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठार बेसिकली कौन सा है? देखिए आप मैप में, ये हाड़ौती का पठार, इसे क्या कहें? दक्षिण पूर्वी पठार। और ये कौन सा हो गया अपना? ये पूर्वी मैदान कंप्लीट, क्योंकि नदी के बेसिन से बना हुआ मैदान है, ये मैदान है। और ये क्या है? पठारी क्षेत्र है, ठीक है, पठार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी, जो कैसी है? उपजाऊ मिट्टी है। और कितने प्रतिशत पे फैली हुई है? 7%। दक्षिण पूर्वी पठार कितने, राजस्थान कितने प्रतिशत पे है? क्षेत्रफल पे 7% क्षेत्रफल पर। और कैसी मिट्टी है? लावा से निर्मित मिट्टी है, जो काली है। कैसी है? अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। एक बार और आपको दक्षिण जो पूर्वी पठार है इसको मैं समझा देता हूँ। दक्षिण पूर्वी पठार में कौन कौन से जिले आ गए? देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जो हाड़ौती में जिले आते हैं वही किस में आएंगे? दक्षिण पूर्वी पठार में, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख, अब क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे। सिरोही में स्थित उड़िया, सिरोही में कौन सा पठार है? सिरोही में उड़िया का पठार। एवं आबू उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोलाट का पठार। भोलाट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर एवं राजसमंद में। चित्तौड़ में कौन सा पठार स्थित है? मैसा का पठार, जिस पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। इसमें कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि। हाँ जी, अब देखिए, ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में। उदयपुर में ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। प्रतापगढ़ में क्या स्थित है? लसाड़िया का पठार। और सिरोही में कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। उदयपुर एवं राजसमंद में कौन सा पठार है? भोलाट का पठार। मैसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये 3 लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे जलवायु एवं ऋतु चक्र। क्या पढ़ेंगे? जलवायु एवं, हाँ जी, जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। जहां राज्य के पश्चिम भाग में 61% भाग पर शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उपार्द्र जलवायु, सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में राजस्थान व दक्षिण पूर्वी के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ भारत के जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के कारण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। हाँ जी, तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, जैसे उपाद्र हो गया, अति आर्द्र है, शुष्क है, शुष्क जलवायु है, और अर्ध शुष्क है, ठीक है, अर्ध शुष्क, ठीक है। यह अलग अलग जलवायु खंड है। अब भौतिक प्रदेश
ये कुछ गतिविधि दी हुई है आपको, जिसमें आपको भौतिक प्रदेश का नाम लिखना है और कौन कौन से ज़िले इसमें स्थित है। आप मैप के अकॉर्डिंग मैप में देखिए और इसको भरिए। तो जलवायु चक्कर एवं ऋतु चक्कर, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है जलवायु एवं ऋतु चक्कर के बारे में। इसमें बस आपको बताया गया शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। तो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु कौन सी होगी, देखिए मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये शुष्क जलवायु और ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद में जो जलवायु है वो कौन सी है, देखिए अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी भाग जिलों में उपाद्र जलवायु है। तो जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में कौन सी है, उपाद्र जलवायु है। तो यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पर होगी उपाद्र जलवायु, इस पार्ट में उपाद्र जलवायु हो गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ होगी अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, आर्द्र जलवायु, अरावली के पार्ट में और कुछ इस पार्ट में आर्द्र जलवायु, ठीक है। डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो जलवायु का चैप्टर आएगा शायद 8वीं क्लास की पुस्तक में है, उसमें हम जलवायु प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऋतु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक है, उसके बाद वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। देखिए जलवायु अलग है, ऋतु अलग चीज़ है, जलवायु अलग चीज़ है। ऋतु 3 प्रकार की हैं, ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। कौन कौन से महीने में आती है, जो ग्रीष्म ऋतु है ये चलती है मार्च से जून तक, जो वर्षा ऋतु है जुलाई से सितंबर तक, और जो शीत ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी तक। अब हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है राजस्थान के अंदर, तो सामान्य तापमान कितना रहता है ग्रीष्म ऋतु में, 30 से 40 डिग्री। पश्चिम राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब जो पश्चिमी राजस्थान है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें तापमान कितना हो जाता है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब वहीं थार के मरुस्थल की बात करें, थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। अब थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी है, मरुस्थल है तो रेतीली मिट्टी होगी, और रेतीली मिट्टी है तो जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। इसलिए जो थार का मरुस्थल है वो सबसे गर्म मरुस्थल है, ठीक है। रेत जल्दी गर्म होती है, वह जल्दी ठंडी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। माउंट आबू, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो ऊंचाई ज़्यादा है तो वो ठंडा स्थान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो गर्मी है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस जलवायु जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई के कारण माउंट आबू क्या रहता है, सबसे ठंडा स्थान रहता है। किसका, ग्रीष्म ऋतु में सिरोही का जो माउंट आबू है वो सबसे ठंडा स्थान रहता है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है, यह भी जाने, देखिए इसमें क्या लिखा होता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि लू किसे कहते हैं, तो लू किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि लू किसे कहते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लू किसे कहते हैं। तो लू क्या है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई सितंबर मध्य में होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है, दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाली खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ठीक है। जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है, किसमें होती है, पूर्वी राजस्थान में। उत्तर, दक्षिण,
पूर्व और पश्चिम। जब भी आप पढ़ें, अगर आपको डायरेक्शन याद नहीं है तो इस तरीके से बनाइए। और राजस्थान के पूर्वी भाग में देखिए, राजस्थान के इधर है अरब सागर और इधर है बंगाली खाड़ी, तो दोनों से वर्षा होती है। अब अरब सागर से क्या होता है कि यहाँ अपनी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला यहाँ होने की वजह से जो अरब सागर का मानसून है वो इसके समांतर निकल जाता है, लेकिन बंगाली खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है वो अरावली पर्वतमाला के टकराता है, जिससे क्या होती है, राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। ठीक है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर से के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। जो अरब सागर है उससे किस में होती है, राजस्थान के दक्षिण जो दक्षिण भाग है उसमें वर्षा होती है। किससे, अरब सागर से। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में। एक क्वेश्चन आपके लिए ये बन गया। ठीक है, कितनी होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा भी वही होती है। तो आर्द्र जिला भी कौन सा हो गया, झालावाड़ हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे जो कम वर्षा है वो किस जिले में होती है, जैसलमेर जिले में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन गया। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। अब देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो कौन सा है, माउंट आबू, जबकि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में। कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं आपके लिए। माउंट आबू में जहां औसतन 150 वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। अब देखिए, यह आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा इस, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब पूछ क्या रहा है, देखिए क्या कहना चाह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा होगा, ये हो गया, और उत्तर पश्चिम भाग ये हो गया। तो ऐसे वर्षा कम होती है, ऐसे वर्षा कम होती है, और इस तरीके से वर्षा, इस डायरेक्शन में वर्षा बढ़ती है। इसमें तो बढ़ेगी और इसमें घटेगी। तो इस तरीके से तो वर्षा घटेगी, इस तरीके से वर्षा घटेगी, और इस डायरेक्शन में वर्षा बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपको कि राजस्थान में वर्षा बढ़ती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो राजस्थान में वर्षा किस डायरेक्शन में बढ़ती है, देखिए वर्षा तो बढ़ती है कहाँ से कहाँ तक, उत्तर पूर्व से। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो वर्षा तो ऐसे बढ़ती है। यहाँ कम वर्षा होती है क्योंकि मरुस्थल प्रदेश है। अभी आपको बताया 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है जैसलमेर जिले में, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्षा बढ़ती हुई जाती है। लेकिन जो राजस्थान में मानसूनी वर्षा जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। ठीक है, और बढ़ती किस ओर जाती है, उत्तर पश्चिम भाग से दक्षिण पूर्वी भाग। अगर इसको उल्टा करके भी देखें तो अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अरावली, जैसे अरावली पर्वतमाला है तो अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इधर की साइड तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर अपने ये जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु, राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान के में रेत अत्यधिक ठंडी हो जाने के से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शीत ऋतु में तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया, माउंट आबू हो गया। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया, माउंट आबू।
अब रेगिस्तान होने के कारण जो जब शीत ऋतु आती है तो रेगिस्तान में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कुछ स्थानों में माइनस में चला जाता है। ठीक है, यह भी जाने। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। जो सर्दी के टाइम वर्षा होती है वो उसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है। या पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है, या तो मावट कहा जाता है या क्या कहा जाता है, पश्चिम विक्षोभ। आपको दोनों याद रखनी है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो इस वर्षा से कौन सी फसल को लाभ मिलता है, सबसे ज्यादा गेहूं को लाभ मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पुट करता है मावट से, जो मावट की वर्षा होती है, फिर मावट से, या फिर ये कह सकता है कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है, तो गेहूं की फसल को होता है। ठीक है, अकाल और मरुस्थलीकरण। अकाल और मरुस्थलीकरण, अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिम राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। अकाल से मतलब क्या हो गया, बार बार सूखा पड़ता है। वहां बारिश होती नहीं है तो बार बार सूखा पड़ेगा। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। देखिए, रेगिस्तान है, जो अपना रेगिस्तान है थार का मरुस्थल, इसमें वर्षा अपर्याप्त है, वर्षा कम होती है। अनिश्चित, निश्चित नहीं है, कभी भी वर्षा हो जाती है। निश्चित नहीं है कि हाँ भी इस मंथ में वर्षा होगी। अनियमित, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा है। अब देखिए, मानव जीवन ने अपने आर्थिक अपने मानवीय स्वार्थी के लिए क्या किया है, अपने स्वार्थों के लिए जो वनों की कटाई की है और भूमिगत जल का अति दोहन किया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूमिगत जल निकाला है। उससे क्या हो रहा है, उससे परिणाम ये आ रहे हैं कि जो अपना भूमिगत जल स्तर है वो डाउन हो गया है। वनों की कटाई होने से वहाँ वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्य द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं कि भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा, मानव के कार्य द्वारा या फिर भौतिक दशाओं द्वारा बंजर व जो उपजाऊ मिट्टी हो किस में परिवर्तित होगी, बंजर व रेतीली मिट्टी में, तो उसे क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहेंगे। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के पश्चिम में जो मरुस्थल है इसका लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन किससे कम कर सकते हैं हम, पेड़ लगाकर उस मरुस्थल को कम कर सकते हैं या फिर उस विस्तार को आप रोक सकते हैं। अब देखिए कुछ शब्दावली है। बंजर, अनुपजाऊ मिट्टी को क्या कहेंगे, बंजर। बेड़ या उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। समवर्षा रेखा, जैसे मान लो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, यहाँ 50 सेंटीमीटर है, यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यहाँ 50 सेंटीमीटर। तो जो इमेजनरी लाइन है, जो काल्पनिक रेखा है, जो इन तीनों पॉइंटों को जोड़ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, समवर्षा रेखा कहेंगे। ठीक है, मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, मानसूनी हवाएं। अपरदन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव, उसे क्या कहेंगे हम, जल और हवा द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसे हम क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे। ठीक है, तो ये शब्दावली होगी अपनी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, अरावली पर्वत, पूरी मैदान, थार मरुस्थल और हिमालय पर्वत। आपने अरावली पर्वत पढ़ी है, पूरी मैदान भी पढ़ा है, थार मरुस्थल पढ़ा है और दक्षिण पूर्वी पठार भी पढ़ा है। तो कौन सा प्रदेश नहीं है राजस्थान के अंदर, हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, एवरेस्ट, जलगाजी या कंचनजंगा। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू
सिरोही में। ठीक है, अब देखिए दिखते स्थानों की पूर्ति करें। अब ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको, और जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं वो मैं आपको कंटिन्यू, जो अपना रामबाण बैच चल रहा है राजस्थान जी के रीट 2022 रामबाण बैच, जो कि आपको 2 बजे उपलब्ध होगा, दोपहर में 2 बजे। इस बैच में मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, जो इस चैप्टर से जैसे जैसे चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपको राजस्थान का इतिहास, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको दोपहर में 2 बजे प्राप्त हो जाएंगे, दोपहर में 2 बजे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अधिक से अधिक बच्चों तक मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स को भी जो इन वीडियोस का बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। कल अपना अवकाश रहेगा, कल रक्षाबंधन है, तो कल कोई वीडियो चैनल पर नहीं डल पाएंगी, क्योंकि राखी पे समय मिलेगा नहीं लेक्चर्स लेने के लिए, तो इस वजह से। ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी को मेरी पहले से ही रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको 2 बजे मिलेगा, दोपहर में 2 बजे। रीट 2022 राजस्थान जी के MCQ बैच। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।